चैनल पर आप सभी का स्वागत है। वर्ण विचार टॉपिक से आज हम हिंदी ग्रामर स्टार्ट करेंगे। वर्ण विचार टॉपिक को हम सुविधा की दृष्टि से दो भागों में विभाजित करेंगे। इसमें हम कह सकते हैं कि प्रथम भाग में हम परिभाषा के बारे में अध्ययन करेंगे। समझने की दृष्टि से हम प्रथम भाग को पढ़ेंगे। वर्ण क्या होते हैं, स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं, ध्वनि क्या होती है, अक्षर क्या होते हैं, इन सब के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। ये सब बेसिक है। वर्ण से ही तो अक्षर का निर्माण होता है, शब्द का निर्माण होता है, वाक्य का निर्माण होता है और इससे ही हिंदी भाषा का निर्माण होता है। तो हिंदी ग्रामर को समझने के लिए सबसे पहले हमें वर्णों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, स्वर और व्यंजन की पहचान करना आना चाहिए। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसमें हम बेसिक क्लियर करेंगे। ये बेसिक आपके आगे जितने भी हिंदी के टॉपिक आएंगे, संधि हो, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, सभी में बेसिक तो जरूरी है। बेसिक से ही तो हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम वर्णों के बारे में पढ़ेंगे, स्वर व्यंजन की परिभाषा के बारे में पढ़ेंगे। ये सब बेसिक कवर करेंगे जो समझने योग्य भाग है। उसके बाद में जो स्वर और व्यंजन है, स्वर और व्यंजन है, इनके प्रकार समझेंगे जो इस टॉपिक तक ही सीमित है, जिसमें हम पढ़ेंगे कि कंठे कौन से वर्ण होते हैं, तालव्य कौन से वर्ण होते हैं। यह इस टॉपिक तक ही सीमित है। वर्ण विचार से अगर क्वेश्चन आया तो वह इस तरह से आएगा कि ई कौन सा वर्ण है, कंठे है, तालव्य है, मूर्धन्य है। यह आपका समझने से ज्यादा याद करने योग्य पार्ट है, लेकिन इसमें भी हम जितना समझ सकते हैं उतना समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम बेसिक पे आते हैं। बेसिक में हम देखेंगे कि वर्ण क्या होते हैं, ध्वनि क्या होती है, अक्षर क्या होते हैं, स्वर और व्यंजन क्या होते हैं। ध्वनि क्या होती है? भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि कहलाती है। अभी मैं आपके सामने जो भी उच्चारित कर रहा हूं वे सभी ध्वनि है। जो भी हम बोल रहे हैं वे सभी ध्वनि है। इवन जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट की आवाज है, जो सांप के रेंगते हुए की आवाज है, जो बाहर आप देखते हैं जितने भी तरह की आवाजें हैं वो सभी क्या है? वे सभी ध्वनि है। ध्वनि सार्थक भी हो सकती है, निरर्थक भी हो सकती है। जिस ध्वनि का कोई अर्थ हो, अभी मैं जो आपको बोल रहा हूं उन शब्दों का कुछ अर्थ है, वे सार्थक ध्वनि है। आप ऐसे ही बाहर अलग अलग तरह की जानवरों की आवाजें देख लो, वे सभी क्या है? वे सभी निरर्थक ध्वनि है जिनका कोई भाषा में अर्थ नहीं है। जो मुख से आप उच्चारित कर रहे हो वे सभी आपके ध्वनियां हैं। ए, आ, ई, कै, ख। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि कहलाती है। ये सबसे छोटी इकाई है जिन्हें हम अगर उच्चारित कर रहे हैं तो ये ध्वनि है। इन्हीं ध्वनियों को अगर हम मुख से उच्चारित ध्वनियों को लिखित रूप दे दिया जाए तो इन्हें वर्ण कहते हैं। अगर मैं ए को उच्चारित कर रहा हूं तो ये ध्वनि है। अगर मैंने ए को लिख दिया तो ये आपके क्या है? ये आपके वर्ण है। मुख से उच्चारित ध्वनियों को लिखित रूप दिया जाता है तो उसे वर्ण कहते हैं। और मैं उसमें आगे और ऐड करना चाहूंगा कि मुख से उच्चारित ध्वनियों को लिखित रूप दे दिया जाए और जिसे आगे विभाजित नहीं किया जा सके उसे वर्ण कहते हैं। आप यहां पर ए, आ, कै हलंत, ख हलंत, च हलंत, व हलंत, ये सभी जो है ये सभी वर्ण है जिन्हें आगे विभाजित नहीं किया जा सकता। ए को आप आगे विभाजित नहीं कर सकते, कै हलंत को आप आगे विभाजित नहीं कर सकते। ये लघुत्तम इकाई है। भाषा की लघुत्तम इकाई वर्ण कहलाती है अगर इसे लिख दिया जाए तो, और अगर इसे उच्चारित किया जाए तो इसे ध्वनि कहते हैं। ऐसे ही अक्षर क्या होते हैं? जिस ध्वनि या ध्वनि समूह का उच्चारण एक श्वास के एक ही आघात में हो जाए, बोलते वक्त एक ही झटके में जिसका उच्चारण हो जाए उसे अक्षर कहते हैं। जैसे कि आपने बोला कै, कै को आपने एक साथ लिख दिया तो कै क्या है आपके? कै आपके अक्षर है। लेकिन इस कै को हम विभाजित कर सकते हैं। कै एक व्यंजन है, कै एक अक्षर है जिसे कै हलंत और ए स्वर में विभाजित कर सकते हैं। कै आपके व्यंजन है जिसमें ए स्वर जुड़ा तब कै का निर्माण हुआ। तो यहां से आप इनमें डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। कै एक अक्षर है, कै हलंत एक व्यंजन है और ए एक स्वर है। कै और ए दोनों वर्ण है जबकि कै आपके अक्षर है जो एक साथ में उच्चारित हो जाए। जैसे कि कै उच्चारित हो गया तो ये आपके
अक्षर है। ऐसे ही ए आ ई बड़ी ई ये सभी आपके अक्षर है। जितने भी स्वर होते हैं वे सभी स्वर वर्ण और अक्षर दोनों में आते हैं। जबकि जो व्यंजन होते हैं अगर उन्हें हम उच्चारित करें, जैसे उच्चारित करेंगे तो कै का उच्चारण करने पर कै के पीछे ए स्वर आएगा, ख के पीछे ए स्वर आएगा। यानी कि व्यंजनों का हम उच्चारण करें तो ए स्वर की सहायता से उच्चारित करते। तो ये कै एक अक्षर है आपके, का भी एक अक्षर है, एक साथ में उच्चारित कर सकते हैं, श्वास के एक ही आघात में उच्चारित कर सकते हैं, का, के, ता। लेकिन अगर आप कहेंगे कमल या कहेंगे पवन तो इसे आप एक साथ उच्चारित नहीं कर सकते, पहले आपको कै मैं ल कमल, जबकि कै को आप एक साथ लिख सकते हैं, उच्चारित कर सकते हैं, का को एक साथ उच्चारित कर सकते हैं। जिन ध्वनियों के समूह को हम एक साथ उच्चारित कर सकते हैं उन्हें हम अक्षर कहते हैं। और मुख से उच्चारित ध्वनियों को लिखित रूप दे दिया जाए और जिसे आगे विभाजित नहीं किया जा सके उन्हें हम वर्ण कहते हैं। कै हलंत हो गया, इसे आगे विभाजित नहीं कर सकते, लेकिन कै हलंत में स्वर मिलाने पर कै अक्षर आपके प्राप्त हो जाएगा। यहां से आप ध्वनि, वर्ण और अक्षर में अंतर कर सकते हैं। तीनों की परिभाषा मैंने आपको बताई। मुख्य ध्यान हमारा वर्ण पे रहना चाहिए, वर्ण ही आगे जाने वाले हैं। भाषा को वर्णों की सहायता से ही लिखा जाता है, वर्ण को ही भाषा की लिखित स्वरूप में लघुत्तम इकाई मानते हैं। वर्ण हिंदी में 44 वर्ण होते हैं, हिंदी में आपके 44 वर्ण होते हैं, मूल रूप से 44 वर्ण होते हैं। वर्ण क्या होते हैं? वर्ण ध्वनियों का लिखित रूप होता है जिसे और अधिक आगे विभाजित नहीं किया जा सकता, उन्हें हम वर्ण कहते हैं। स्वर और व्यंजन वर्णों के ही प्रकार है। जैसे इंग्लिश में ABCD लेटर्स होते हैं वैसे ही हिंदी में ये ए आ क ख ये सभी वर्ण होते हैं। इंग्लिश में जैसे वोवल्स होते हैं वैसे हिंदी में स्वर होते हैं। इंग्लिश में जैसे कॉन्सोनेंट्स होते हैं वैसे हिंदी में आपके व्यंजन होते हैं। हिंदी में 11 स्वर होते हैं, ए आ ई बड़ी ई ऊ बड़ा ऊ ए आई ओ औ और री, ये आपके हिंदी में 11 स्वर होते हैं। और मूल रूप से हिंदी में 33 व्यंजन होते हैं, हलंत स्वरूप में होते हैं। हलंत स्वरूप क्या मतलब क्या होता है? किसी भी शब्द में आप देखेंगे ये क्या लिखा मैंने, इसमें क क्या आ रहा है, इसमें क अर्ध स्वरूप में आ रहा है, ये अर्ध स्वरूप ही हलंत स्वरूप है। हलंत स्वरूप, ये अर्ध स्वरूप ही हलंत स्वरूप है। जितने भी व्यंजन है इनको अगर आप शब्द में प्रयोग करेंगे, शुद्ध रूप में प्रयोग करेंगे तो ये हलंत लगते ये अर्ध रूप में लिखे जाएंगे। और इस हलंत स्वरूप में व्यंजनों के इन हलंत स्वरूप में अगर आपने ए जोड़ दिया, व्यंजनों के इन हलंत स्वरूप में अगर आपने ए जोड़ दिया तो पूर्ण स्वरूप का, क अक्षर का, च अक्षर का निर्माण हो जाएगा। समझ में आ रहा है? जो व्यंजन होते हैं वो हलंत स्वरूप में होते हैं और ये शुद्ध स्वरूप होता है। इन सभी व्यंजनों में अगर ए स्वर जोड़ दिया जाए तब ये अक्षर का निर्माण करते हैं। इनमें से हलंत हट जाता है क्योंकि आप इन सभी व्यंजनों को उच्चारित करोगे, क ख ग घ, इन सभी व्यंजनों में लास्ट में ए स्वर की सहायता से उच्चारित होते हैं। बिना ए स्वर की सहायता से हम इनका उच्चारण नहीं कर सकते। इस कारण इन सभी व्यंजनों का पूर्ण रूप लिखेंगे तो उसमें आप देखोगे इनके पूर्ण रूप में ए स्वर छिपा हुआ रहेगा। ए स्वर की सहायता से सभी व्यंजन बोले जाते हैं। तो मूल रूप से हिंदी में 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। इन 33 व्यंजनों में अगर आप संयुक्त व्यंजन को मिला दो, श, त्र, ग, श्र, तो आपके व्यंजनों की संख्या 37 हो जाएगी। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? वे व्यंजन जो दो व्यंजन से बने हुए होते हैं उनको आप संयुक्त व्यंजन कहते हैं। श, त्र, ग, श्र ऐसे व्यंजन है जो दो व्यंजनों की सहायता से बनते हैं। श को आप उच्चारित कीजिए, श उच्चारित करने से आपको अनुमान लगेगा कि क और श से श का निर्माण होता है। इस श का निर्माण क हलंत और श से होता है। इस श को आप विभाजित कर सकते हैं क्या? हमने देखा सभी व्यंजन है वो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। ये श पूर्ण है, इसे आप विभाजित करेंगे तो श हलंत और ए में विभाजित कर सकते हैं ना। हमने अभी देखा हलंत स्वरूप में ए स्वर जुड़ने पर ही
पूर्ण स्वरूप निर्माण होता है, अक्षर का निर्माण होता है। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं और आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। ऐसे ही त्रय का निर्माण कैसे होगा? त्रय, तय और रै व्यंजन से त्रय का निर्माण होगा, तय और रै व्यंजन से त्रय का निर्माण होगा। इसे आप तय हलंत और रै के रूप में भी लिख सकते हैं। रै में अगर आप स्वर निकाल दें तो इस स्वरूप में भी आप इसे लिख सकते हैं। ऐसे ग का निर्माण जय और ये से ग का निर्माण होगा। श्रय का निर्माण श और रै से आपके श्रय का निर्माण होगा। ये चार हिंदी में संयुक्त व्यंजन होते हैं। उसके बाद में उत्सिप्त या ताड़नजात व्यंजन, ड और ढ को उत्सिप्त या ताड़नजात व्यंजन कहते हैं। यहां पर आप देख रहे हैं वे ड और ढ है, इनका उच्चारण भी भिन्न भिन्न है और इनका प्रयोग भी आप देखेंगे शब्दों में भिन्न भिन्न है। ऐसे ही अनुस्वार और विसर्ग को अयोगवाह कहते हैं। ए के ऊपर जो बिंदु दिख रहा है इसे हम अनुस्वार कहते हैं, और दो बिंदु से जिसे दर्शाया गया इसे हम विसर्ग कहते हैं। ये बेसिक चीजें हैं जो आपके आगे हर एक टॉपिक में काम में आने वाली है। आप संधि पढ़ोगे तो इन्हीं की सहायता से पढ़ोगे। तो आपके सबसे पहले क्लियर होना चाहिए कि वर्ण क्या होते हैं। हिंदी भाषा में ध्वनियों का लिखित रूप वर्ण होता है जिसे और अधिक आगे विभाजित नहीं किया जा सकता है। वर्ण को दो भागों में बांटते हैं हम, स्वर और व्यंजन। व्यंजन हलंत स्वरूप में लिखे जाते हैं जिनमें अगर अ स्वर जोड़ दिया जाए तो इनका पूर्ण स्वरूप प्राप्त होता है, अक्षर प्राप्त होता है। इन सभी में अ स्वर जोड़ने पर इनके ये हलंत हट जाएगा और अक्षर का निर्माण हो जाएगा। तो ये दो स्लाइड हमने देखी, पहली और दूसरी। इसमें सभी समझने योग्य बातें हैं जिनको आपको समझना है और ये आपके हर एक टॉपिक में आगे काम में आने वाली है। विशेष तौर पर संधि पढ़ने के लिए आपको ये सभी परिभाषाएं याद होनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए। इनके बिना संधि पढ़ना संभव नहीं है। तो ध्वनि क्या होती है, मैं फिर से थोड़ा रिपीट कर देता हूँ। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि होती है। अगर हम उच्चरित कर रहे हैं तो वे ध्वनि है, अगर इन्हीं को हम लिख दें तो वे अक्षर है। जो श्वास के एक ही झटके में जो उच्चरित हो जाए उन्हें हम अक्षर कहते हैं। जैसे कि क को उच्चरित कर रहे हैं तो क उच्चरित होगा तो उसमें अ स्वर भी आएगा। तो ये क एक साथ में उच्चरित हो रहा है, च एक साथ में उच्चरित हो रहा है, का एक साथ में उच्चरित हो रहा है, तो ये सभी अक्षर है। लेकिन अगर हम लघुत्तम इकाई की बात करें तो हलंत स्वरूप आएगा। ये सभी आपके वर्ण हैं। फिर वर्णों को स्वर और व्यंजन दो भागों में हमने बांटा है। संयुक्त व्यंजन के बारे में हमने देखा, उत्सिप्त या ताड़नजात देखा, अनुस्वार क्या होता है, विसर्ग क्या होता है, ये सभी आपको बेसिक यहाँ से क्लियर करना है। इसके बाद में स्वर और व्यंजनों को विभिन्न आधारों पे वर्गीकृत किया गया है। ये वर्ण विचार टॉपिक है जहां पर आप देखेंगे कि स्वर को किस किस आधार पर विभाजित किया है, आगे आप देखेंगे कि व्यंजन को किस किस आधार पर विभाजित किया है, और फिर कुल मिला के वर्णों को किस किस आधार पर विभाजित किया है। ये क्लासिफिकेशन आप देखने वाले हैं। यहाँ से आप सीखेंगे तो यहाँ मैंने क्या है कि इनको सिस्टेमेटिक तरीके से एक चार्ट के रूप में लिख दिया जहां से आपको पढ़ने में थोड़ी आसानी होगी। उच्चारण की अवधि के आधार पर स्वर को कितने भागों में बांटा गया, स्वर हिंदी में कितने होते हैं हमने देखे, हिंदी में 11 स्वर होते हैं। इन्हीं को विभिन्न आधारों पर बांटा गया। पहला है उच्चारण की अवधि के आधार पर। उच्चारण की अवधि के आधार पर इन 11 स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर क्या होते हैं, जिनको उच्चारण करने में सामान्य समय लगता है, कम समय लगता है, उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनको मूल स्वर भी कहते हैं। अ, ई, उ, री ये ह्रस्व स्वर होते हैं, इनके उच्चारण में कम समय लगेगा। दीर्घ स्वर क्या होते हैं, ह्रस्व स्वर से दुगुना समय जिनके उच्चारण में लगे उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। इनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है, ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगता है। इन स्वरों को दीर्घ स्वर कहते हैं। आप इनका उच्चारण करके देख सकते हैं। उसके बाद में प्लुत स्वर। हर एक स्वर प्लुत स्वर होगा अगर उसको उच्चारण करने में हम तिगुना समय ले। जैसे कि ओम का उच्चारण करते हैं तो हम उच्चारण करते हैं ओम। ओम को उच्चारित करने पर ओ को हम इतना समय देंगे जितने में स्वर 3 बार उच्चारित हो जाए। तो अगर किसी भी स्वर को हम तिगुने समय में उच्चारित करते हैं तो उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। इनका प्रयोग संस्कृत में होता था, आजकल हिंदी में इनका प्रयोग नहीं होता है। नेक्स्ट वर्गीकरण देखते हैं उच्चारण के आधार पर। अगर स्वरों का उच्चारण मुख और नासिका दोनों की सहायता से होता है तब उसे अनुनासिक स्वर कहते हैं।
और अगर स्वरों का उच्चारण केवल मुख की सहायता से होता है तो उसे निरनुनासिक स्वर कहते हैं। जितने भी स्वर है उन सभी स्वरों के ऊपर अगर आप चंद्र बिंदु लगा दो तो वे अनुनासिक स्वर हो जाएंगे। इनका उच्चारण मुख और नासिका दोनों की सहायता से होगा। जैसे आपने आंख उच्चारित किया, एक आपने लिख दिया केवल आंख, तो आंख लिख रहा, एक आंख लिखा, आंख लिखोगे तो आंख उच्चारित करोगे, तब आप इसका उच्चारण मुख और नासिका दोनों की सहायता से करोगे। तो ऐसे शब्द जिनका उच्चारण मुख और नासिका दोनों की सहायता से होता है उनको हम अनुनासिक स्वर कहते हैं, और जिनका उच्चारण केवल मुख की सहायता से होता है उन्हें हम निरनुनासिक स्वर कहते हैं। जीवा की क्रियाशीलता के आधार पर स्वरों को फिर 3 भागों में बांटा गया है, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। जीवा का कौन सा भाग क्रियाशील है, इस आधार पर स्वर को 3 भागों में बांटा गया है। जीवा का अगर अग्र भाग क्रियाशील हो तो उसे अग्र स्वर कहते हैं। मध्य भाग जिनके उच्चारण में क्रियाशील हो तो मध्य स्वर कहते हैं। अगर उच्चारित करने पर स्वरों को पश्च भाग क्रियाशील हो तो उन्हें पश्च स्वर कहते हैं। ये सब देखो महसूस करने की चीजें, आप इन्हें उच्चारित करोगे तब आप ध्यान दो कि जीवा का कौन सा भाग क्रियाशील हो रहा है। आप ई ए आई उच्चारित करोगे तो अग्र भाग से उच्चारित हो रहा है क्या? ए उच्चारित करोगे तो जीवा का मध्य भाग सक्रिय हो रहा है क्या? आ उ बड़ा उ ओ औ उच्चारित करने पर जीवा का पश्च भाग सक्रिय हो रहा है क्या? ये सभी महसूस करने की चीजें, अगर महसूस कर पा रहे हो तो अच्छी बात है, अन्यथा आपको इन्हें याद करना है कि कौन सा अग्र स्वर होता है, कौन सा मध्य स्वर होता है और कौन सा पश्च स्वर होता है। इससे ही आगे है ओष्ठों की गोलाई के आधार पर। जिन स्वरों के उच्चारण में ओष्ठों का आकार, आपके होठों का आकार गोलाकार हो जाए उन्हें आप कहेंगे वृत्ताकार या वर्तमुखी स्वर। उ ओ औ इनके उच्चारण में ओष्ठों का आकार गोलाकार हो जाता है, इस कारण इन्हें वर्ताकार या वर्तमुखी स्वर कहते हैं। जिनके उच्चारण में ओष्ठों का आकार गोलाकार नहीं होता है उन्हें अवर्ताकार या अवर्तमुखी स्वर कहते हैं। ए आ ई बड़ी ए ऐ ये सभी क्या होते हैं? आपके अवर्ताकार स्वर होते हैं। और उ ओ औ ये सभी आपके वृत्ताकार स्वर होते हैं। ऐसे ही लास्ट क्लासिफिकेशन क्या है? मुखाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख कम खुलता है उन्हें संवर्त स्वर कहते हैं। ई और ऊ संवर्त स्वर होते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख संवर्त स्वर से थोड़ा ज्यादा खुलता है उन्हें अर्ध संवर्त कहते हैं। जिनके उच्चारण में मुख अर्ध संवर्त से भी ज्यादा खुलता है उन्हें अर्ध विवर्त कहते हैं। और जहां पे उच्चारण में मुख अर्ध विवर्त से भी ज्यादा खुलता है उसे हम विवर्त स्वर कहते हैं। मुख कितना खुलता है, इस आधार पर स्वरों को, मुखाकृति के आधार पर स्वरों को 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग में कौन कौन से स्वर आते हैं इन्हें आप याद करना है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि निम्न में से मध्य स्वर कौन सा है? ई दे दिया ऑप्शन में, ए दे दिया ऑप्शन में, ऊ दे दिया, ओ दे दिया, तब आपको वहां पर ध्यान होना चाहिए कि मध्य स्वर आपका ए होता है। इसमें जीवा का मध्य भाग क्रियाशील होता है। इसके लिए आपको इसे याद ही करना पड़ेगा। हमने एक चार्ट में सिस्टमेटिक तरीके से लिख दिया। स्वरों का वर्गीकरण मुख्यतः इन्हीं आधार पर किया जाता है, तो इसे आप नोट कर सकते हैं और इसे अभ्यास कर याद कर सकते हैं। इसी तरह व्यंजन का वर्गीकरण, व्यंजनों को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन। जब आप वर्णों का उच्चारण करते हो तो श्वास वायु आपके फेफड़ों से बाहर निकलती है। फेफड़ों से बाहर निकलते वक्त मुख पर जिस भाग पर टकराती है उस आधार पर व्यंजन वर्णों को विभाजित किया गया है। स्पर्श व्यंजन वर्ण को विभाजित किया गया है, जिसमें आप देखेंगे कि क, ख, घ, अंग ये सभी वर्ण, ये सभी व्यंजन आपके कंठ भाग से उच्चारित होते हैं। च, छ, ज, ये इन सभी का उच्चारण करोगे तो आपके जीवा तालु से टकराएगी, तब इन व्यंजनों का उच्चारण होगा। ऐसे ही अगर ट, ठ, ड, ढ का आप उच्चारण करोगे तब आप देखोगे कि इनका उच्चारण करते समय आपकी जीवा मूर्धा भाग से टकराएगी। ऐसे दंत की सहायता से जो बोले जाते हैं, जीवा अगर दंत की सहायता से बोले जाए
तब वहां पर आपके ये दंते व्यंजन होते हैं। और ओष्ठों की सहायता से बोले जाए, जहां पर दोनों होठ मिले जिन व्यंजनों के उच्चारण में, वे ओष्ठ की सहायता से बोले जाने वाले व्यंजनों में आते हैं। तो स्पर्श व्यंजन का क्या अर्थ हुआ? मुख में किस भाग के स्पर्श से व्यंजन बोले जा रहे हैं, उन्हें हम स्पर्श व्यंजन वन करते हैं। ये सभी आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि वर्णमाला के सीक्वेंस में आप देखेंगे, तब आप देखेंगे कै से लेकर मैं तक आपके स्पर्श व्यंजन वर्ण होते हैं। वर्णमाला क्या होती है? वर्णमाला होती है वर्णों को, व्यंजनों को किसी खास क्रम में अरेंज किया गया है। कै, ख, घ, ग, अंग, च, छ, ज, झ, ये जो खास क्रम में इनको अरेंज किया गया है, इसे ही हम वर्णमाला कहते हैं। इसको भी आपको समझना है। इस वर्णमाला का भी एक मतलब होता है, आगे आप संधि पढ़ेंगे। इसी वर्ण विचार टॉपिक में भी आप देखेंगे आगे कि आपको कहेंगे कि कै वर्ग का तीसरा वर्ण कौन सा है, च वर्ग का दूसरा वर्ण कौन सा है। तो यहां से आपको दो बातें ध्यान में रखनी है कि ये जो सीक्वेंस है इसे वर्णमाला कहते हैं। ये आपका कै वर्ग हो गया, ये च वर्ग हो गया, ये ट वर्ग हो गया, त वर्ग हो गया और पै वर्ग हो गया। अब अगर आपको कहे कि कै वर्ग का प्रथम वर्ण कौन सा है, तो कै वर्ग का प्रथम वर्ण कै है, द्वितीय कौन सा है, ख है, तृतीय ग है, चतुर्थ घ है और पांचवा अंग है। ऐसे ही आपको कहे कि च वर्ग का तीसरा वर्ण कौन सा है, तीसरा व्यंजन कौन सा है, तो आप कहेंगे जय है। तय वर्ग का दूसरा व्यंजन कौन सा है, तो थ है। तो इस वर्णमाला को इस सीक्वेंस में आपको याद करना है। ये आगे आपके संधि में भी काम में आने वाली है। संधि में आप नियम पढ़ोगे तो उसमें सीधा लिखा हुआ आएगा कि वर्ग का प्रथम अक्षर वर्ग के तीसरे अक्षर में परिवर्तित हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि वर्ग क्या होते हैं, इसका प्रथम अक्षर कौन सा होता है, तीसरा अक्षर कौन सा होता है। इसके लिए आपको यह वर्णमाला याद करनी है। इसे आप 15-20 बार लिख लो। इसी सीक्वेंस में आप देखोगे तो कै वर्ग हो गया, च वर्ग हो गया, ट वर्ग हो गया। ट वर्ग का प्रथम अक्षर ट, द्वितीय ठ, ड, ढ, ण। इस तरह से हम काउंट करके यहां पर पता लगाएंगे कि किस वर्ग का कौन सा अक्षर किस नंबर पर आता है। ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है। तो इसे भी आपको याद करना है। तो यहां से आप देखेंगे कि वर्णमाला में शुरुआत के जो 5 वर्ग है, ये सभी वर्ग में जितने भी व्यंजन आ रहे हैं ये स्पर्श व्यंजन वर्ण होते हैं, क्योंकि इनके उच्चारण में जब श्वास वायु बाहर निकलती है तब वहां पे आपके किस भाग में एक्टिविटी होती है, इस आधार पर ये स्पर्श व्यंजन वर्ण कहे जाते हैं। अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं? वे व्यंजन जिनमें पूर्ण स्पर्श नहीं होता है, इन्हें अर्ध स्वर भी कहते हैं। जिनमें पूर्ण स्पर्श नहीं होता है उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ये रह आपके अंतस्थ व्यंजन होते हैं। उष्म व्यंजन क्या होते हैं? व्यंजनों का उच्चारण किसी रगड़ या घर्षण से उत्पन्न उष्म वायु से होता है, तब उन्हें उष्म व्यंजन कहते हैं। उष्मा बाहर निकले जिनके उच्चारण में, उन्हें उष्म व्यंजन कहते हैं। श, श, स है, ये आपके उष्म व्यंजन होते हैं। इसके बाद में आप देखेंगे उच्चारण के स्थान के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। इसमें हमने स्वर और व्यंजन दोनों को सम्मिलित कर लिया। अब आप देखेंगे मैंने इसमें आपको समझाया है कि स्पर्श व्यंजन वर्ण वे होते हैं जहां पर मुख के किसी भाग की एक्टिविटी होती है। कौन से भाग की एक्टिविटी होती है, इस आधार पर इन्हें हम यहाँ 5 भागों में बांट सकते हैं। इनमें कंठ में होती है, इनमें तालु में होती है, यहाँ मूर्धा भाग से बोले जाते हैं, दंत भाग से बोले जाते हैं, ओष्ठ भाग से बोले जाते हैं। इसी आधार पर ये वर्णों को बांटा गया है। सबसे पहले है कंठ है, इसे आप ए, क, है विसर्ग से याद कर सकते हैं। कंठ की सहायता से जो बोले जाए उन्हें कंठ वर्ण कहते हैं, जिसमें ए से मतलब हो गया ए और आ दोनों आ गए, कै से मतलब हो गया पूरा कै वर्ग आ गया, कै, ख, ग, घ, अंग ये सभी आ गए और विसर्ग आ गया। ये सभी क्या होंगे? आपके कंठ वर्ण होंगे। ऐसे ही आप देखोगे तालव्य, तालव्य को आप ई ची से याद कर सकते हैं। ई बड़ी ई, च वर्ग, च वर्ग में च, छ, ज, झ, ये पांचों आ गए। उसके बाद में ये आ गया और श आ गया। ये सभी आपके तालव्य होते हैं। ऐसे ही मूर्धन्य को आप रिट रस से याद कर सकते हैं। री हो गया, ट वर्ग हो गया, र और श हो गया। दंत को आप लित्रस से याद कर सकते हैं। ली हो गया, ल हो गया, त वर्ग हो गया और आपकी दंते स हो गया। ओष्ठ को आप उप से याद कर सकते हैं। ऊ से ऊ और बड़ा ऊ हो गया। पै से आपके पै वर्ग हो गया। नासिका क्या होगा? प्रत्येक वर्ग का पंचम अक्षर आपके नासिका वर्ण में आ जाएगा। प्रत्येक वर्ग का पंचम अक्षर,
यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रत्येक वर्ग का पंचम अक्षर है, जो अंग है, ये है, न है, न है, म है, ये सभी आपके नासिका वर्णों में आ जाएंगे। ऐसे ही कंठ तालव्य, जो कंठ और तालु दोनों की सहायता से बोले जाए तो ए और ऐ को कंठ तालव्य कहते हैं। कंठ ओष्ठे, ओ और औ को कंठ ओष्ठे कहते हैं। दंतोष्ठे, व को आप दंतोष्ठे वर्ण कहते हैं। इन सभी को आपको याद करना है। मुख का कौन सा भाग आपके सक्रिय हो रहा है, जिनके उच्चारण में किस भाग की सहायता से बोले जाते हैं, इस आधार पर वर्णों को इन विभिन्न भागों में बांटा गया है। फिर वर्णों का वर्गीकरण है कंपन के आधार पर। जिन वर्णों के उच्चारण में कंपन अधिक होता है, गूंज अधिक उत्पन्न होती है, उन्हें हम घोष या सघोष वर्ण कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में कंपन कम उत्पन्न होती है, उन्हें हम हघोष वर्ण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण ये लव है, और सभी स्वर आपके क्या होते हैं, घोष या सघोष होते हैं। इनमें कंपन या गूंज अधिक होती है। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण कैसे अनुमान लगेगा, वो वर्णमाला से अनुमान लगेगा। वर्णमाला अगर आपको याद है तो प्रत्येक वर्ग का आप पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण याद कर सकते हैं, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण याद कर सकते हैं, दूसरा, चौथा याद कर सकते हैं। कोई भी वर्ण बोल दे आपको तो यहां से आप अनुमान लगा सकते हैं कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण कौन सा होगा, पहला, दूसरा कौन सा होगा, पहला, तीसरा कौन सा होगा। इन सभी का अनुमान आपको वर्णमाला से लगाना। वर्णमाला सबसे पहले आपको याद करनी है। तो वर्णमाला से आप देखेंगे तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण ये लव है, और सभी स्वर आपके घोष या सघोष वर्ण होते हैं। अघोष वर्ण कौन से होते हैं, प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा वर्ण और श और स आपके अघोष वर्ण होते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा वर्ण का मतलब क्या हो गया, प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा वर्ण कैख है हो गया इस वर्ग का, इसका चैच है हो गया, टैट है हो गया, तैथ है हो गया, पैफ है हो गया। ये सभी आपके किस में आ जाएंगे, ये सभी आपके अघोष वर्ण में आ जाएंगे। इसी तरह श्वास वायु के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। अल्प प्राण वर्ण वे होते हैं जिनमें श्वास वायु जिनके उच्चारण में कम मात्रा में बाहर निकले तो उन्हें अल्प प्राण वर्ण कहते हैं। जिनके उच्चारण में श्वास वायु अधिक मात्रा में बाहर निकले उन्हें हम महाप्राण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण ये लव है तथा सभी स्वर आपके अल्प प्राण होते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा वर्ण तथा श है आपके महाप्राण होते हैं। देखो इनको आपको याद ही करना पड़ेगा। एक बार आप परिभाषा पढ़ लीजिए, अब शब्द से ही आप अनुमान लगा लेंगे। अल्प प्राण तो आप देखेंगे अल्प है, श्वास वायु कम मात्रा में बाहर निकलती है। महाप्राण श्वास वायु अधिक मात्रा में बाहर निकलती है। सघोष जिनमें घोष गूंज उत्पन्न वो सघोष है। अघोष जिनमें गूंज कंपन कम उत्पन्न हो वो अघोष है। तो परिभाषाएं तो आपको एक बार पढ़ने से याद हो जाएंगी, लेकिन उसके बाद में आपको याद ये रखना है कि कौन से वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं, इसको आपको याद करना है। स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन से होते हैं, चय वर्ग के जितने भी व्यंजन स्पर्श संघर्षी होते हैं। प्रकंपित व्यंजन र वर्ण को बोलते हैं। संघर्षहीन य और व होते हैं। पार्श्विक व्यंजन ल वर्ण के होते हैं। उत्सिप्त या ताड़नजात व्यंजन ड़ और ढ, इनको हम उत्सिप्त या ताड़नजात व्यंजन कहते हैं। मैंने इनको एक साथ में सिस्टमेटिक तरीके से लिख दिया, यहां से आप नोट कर इन्हें याद कर सकते हैं। तो हमने वर्ण विचार टॉपिक को दो भागों में विभाजित किया। सबसे पहले हमने बेसिक को समझा, जो हमें आगे भी काम में आने वाला है। हमने समझा कि ध्वनि क्या होती है, वर्ण क्या होते हैं, अक्षर क्या होते हैं। फिर हमने वर्णों को स्वर और व्यंजन में विभाजित किया। हमने वर्णमाला के बारे में सीखा। हमने देखा कि संयुक्त व्यंजन कैसे बनते हैं, उससे ताड़जात व्यंजन क्या होते हैं, अनुस्वार क्या होता है, विसर्ग क्या होता है। ये सभी बेसिक चीजें तो आपको अच्छी तरह से समझनी है। ये आपके आगे हिंदी के दूसरे मेन टॉपिक है, जैसे संधि हो गया, उनमें ये सब काम में आने वाली है। उसके बाद में जो स्वर और व्यंजन है और जो वर्ण है, इनको विभिन्न भागों पे वर्गीकृत किया गया है। विभिन्न भागों के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। इन विभिन्न भागों के आधार पर जो वर्गीकरण किया गया है, इसको आपको याद करना है। याद करने के लिए आपको सबसे पहले इनका मतलब समझना है, और उसके बाद में कौन से वर्ग में कौन से वर्ण आते हैं ये याद करना है। वर्ण विचार से जो क्वेश्चंस आएंगे वो डायरेक्ट आपके सीधा पूछ लेंगे कि किस वर्ग में कौन सा वर्ण आता है। कुछ क्वेश्चंस का हम अभ्यास करते हैं, और यहाँ पर यह भी देख लेते हैं
कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। पहला क्वेश्चन है संयुक्तों को छोड़कर हिंदी में मूल वर्णों की संख्या क्या है। तो यहां पर आप देखेंगे ये जो आपकी ये स्लाइड है, इसमें आप देखोगे कि मूल रूप से वर्ण 44 होते हैं, जिनमें 11 स्वर हो गए और 33 व्यंजन हो गए। संयुक्तों को छोड़ दिया जाए, संयुक्तों को अगर आप सम्मिलित कर देंगे तब आपके 48 हो जाएंगे। तो संयुक्तों को छोड़कर बोला है, संयुक्तों को छोड़कर बोलने पर आप देखेंगे कि संयुक्तों को छोड़कर हिंदी में मूल वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो 44 होती है। किस क्रम में अल्प प्राण ध्वनि है, तब आप देखेंगे अल्प प्राण ध्वनि में आपने देखा कि अल्प प्राण ध्वनि क्या होती है, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण यह तथा सभी स्वर आपके अल्प प्राण ध्वनि होती है। यहां से आप अनुमान लगाएंगे कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या, पहला वर्ण क्या आपके देखा आपने यहाँ पे पहला वर्ण है। उसके बाद में आपने देखा कि ये भी आपके क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। तो यहाँ से आप देखें ल आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है। तो यहाँ से आपने देखा कि अल्प प्राण कौन से हो गए, थर्ड ऑप्शन की जो वर्ण है वे आपके अल्प प्राण वर्ण हो गए। किस क्रमांक में अंतस्थ व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन में आपने पढ़ा है कि ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं, तो ये और वह यहाँ पर है, ये अंतस्थ व्यंजन है। किस क्रम में तालव्य व्यंजन है, तो आपने ईच यस से याद करा है, ईच यस से तालव्य याद किया कि ई और बड़ी च वर्ग ये और श आपके तालव्य होते हैं। तो यहाँ पर क्या पूछा, किस क्रम में तालव्य व्यंजन नहीं है, तो आपको तालव्य व्यंजन जो नहीं है उसका पता करना। ईच यस में आपने देखा कि च आ गया, ये श भी आ गया, ईच यस से ये भी आ गया, लेकिन घ आपके तालव्य व्यंजन नहीं है। ऐसे ही किस क्रमांक में अघोष व्यंजन है, अघोष व्यंजन क्या होते हैं, आपने यहां पर देखा कि प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा वर्ण श और श आपके अघोष व्यंजन होते हैं। तो यहां पर आप देखोगे कि प्रत्येक वर्ग का पहला, यहां पर देख रहे हैं कि श और श दोनों आ रहे हैं, तो यहां पर ये आपके अघोष व्यंजन हो गए। इस तरह से एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेंगे आपको कि तालव्य व्यंजन कौन सा, अंतस्थ व्यंजन कौन सा, अल्प प्राण व्यंजन, अल्प प्राण ध्वनि कौन सी है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको इन्हें याद ही करना पड़ेगा, एक बार पढ़कर इन्हें याद ही करना पड़ेगा। वर्ण विचार टॉपिक से आपको इस तरह के क्वेश्चन देखने मिलेंगे। इससे पहले हमने जो वर्णों की परिभाषा पढ़ी है, ध्वनि की परिभाषा पढ़ी है, स्वर और व्यंजनों के बारे में सीखा है, इसे आप समझ गए होंगे, ये आपके आगे भी काम में आने वाला है। इस तरह से आज हमने वर्ण विचार टॉपिक के बारे में पढ़ा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।